हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली गुड। आई एम सीए पल्लव कोटवानी और आज हम करने वाले हैं सीए इंटर का कॉस्टिंग का चैप्टर नंबर 6 विच इज कॉस्ट शीट। आईसीआई में चैप्टर नंबर 6 है बट हमारे लिए चैप्टर नंबर 2 है। यस, so before going towards the cost sheet, let us understand a basic concept which is classification of cost on the basis of element. On the basis of एलिमेंट हमारा जो कॉस्ट है वो क्लासिफाइड है मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। यस, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमको कुछ मटेरियल लगता है, उस वो आता है हमारा मटेरियल कॉस्ट में। लेबर, जब भी कोई एक ह्यूमन के एफर्ट्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं लेबर। एंड अदर एक्सपेंसेस जो भी हमको लगते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। यस, नाउ मटेरियल कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, whereas labor can be direct labor or indirect labor and expenses can be direct expenses or indirect expenses. अभी मैम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या डिफरेंस है, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? तो कॉस्ट जो हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन आवर प्रोडक्ट उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब जैसे कि अगर मुझे कैलकुलेटर को मैन्युफैक्चर करना है तो ये कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मुझे प्लास्टिक लगा है वो तो मेरा कौन सा कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज उसको मैं स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना प्लास्टिक लगा है। क्या मैं उसे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ? यस, मैं उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ विथ अ कॉस्ट और अ प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। वेरएस ऐसी कॉस्ट, अभी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी मेरी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाहर मैंने एक वॉचमैन अंकल को रखा है, तो वो वॉचमैन अंकल को मैं कितनी सैलरी पे करती हूँ, क्या ये प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है? क्या नहीं, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो उस कॉस्ट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट जिसको मैं स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हूँ विथ अ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव और प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझा? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब कॉस्ट जिस जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, वेरस इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। यस, तो मटेरियल भी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, लेबर भी डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर होता है, और एक्सपेंसेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। समझा? प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? प्राइम कॉस्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। वेरस ओवरऑल ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ओवरहेड कॉस्ट का मतलब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल जो भी हमको लगा है प्रोडक्ट बनाने में, प्लस इनडायरेक्ट लेबर जो हमको लगा है, प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सा कॉस्ट आता है? ओवरहेड कॉस्ट। यस, समझा है कंसेप्ट? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट हमारा कॉस्ट क्लासिफाइड है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। यस, मटेरियल में आता है डायरेक्ट लेबर, मटेरियल में आता है डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर में आता है डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हेन वी ऐड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको हम कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। whereas when we add indirect material, indirect labor and indirect expenses, उसको हम कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? ओवरहेड कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट, जब हम प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट को ऐड करते हैं तो हमारा कौन सा कॉस्ट आता है? टोटल कॉस्ट। समझा है ये छोटा सा टॉपिक? नाउ कम टू चैप्टर विच इज कॉस्ट शीट। अभी कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है? शीट का मतलब एक स्टेटमेंट। यस, और कॉस्ट का मतलब जो भी हमारा एक्सपेंडिचर लगता है। मैंने कॉस्ट की डेफिनेशन सिखाई है तुम्हें। यस, तो कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होता है।
कैसा स्टेटमेंट, बहुत ही डिटेल्ड में स्टेटमेंट होता है जो क्या शो करता है, जो शो करता है बिल्डअप एंड ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। हर एक कॉस्ट का ब्रेकअप करके दिखाया जाएगा कि मटेरियल कितना लगा है, कौन सा डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है, डायरेक्ट लेबर कितना लगा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने लगे, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा है, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब कॉस्ट का क्या ब्रेकअप बताया जाता है इस स्टेटमेंट में। उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट शीट बोलते हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट जो हमको प्रोवाइड करता है असेंबली ऑफ द डिटेल कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। इसमें हमको डिटेल्ड में दिया जाता है कि कितना कॉस्ट होने वाला है कॉस्ट यूनिट का या फिर कॉस्ट सेंटर का। कॉस्ट शीट में हम फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट शीट चैप्टर में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा होता है कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट ऐसा बनता है, ठीक है। सबसे पहले आता है कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल कंज्यूम, कितना रॉ मटेरियल तुमने प्रोडक्शन में कंज्यूम किया है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, यस, प्लस हमने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, उसमें से कुछ रॉ मटेरियल को हमने सेल कर दिया होगा। तो जब हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में ऐड करते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्लस अगर मैंने परचेज किया रॉ मटेरियल और उस रॉ मटेरियल से कुछ रॉ मटेरियल मैंने रिटर्न कर दिया तो उसको माइनस करना पड़ेगा मुझे। वेयर एज अगर कुछ रॉ मटेरियल को मैंने स्क्रैप पे सेल कर दिया तो उसको भी लेस करना पड़ेगा, और लेस करना पड़ेगा मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो व्हेन आई ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस परचेज रिटर्न माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। यस, ये पहला कॉस्ट कौन सा हमने सीखा, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना हमने कंज्यूम किया है प्रोडक्शन में, कितना कंज्यूम किया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस परचेज रिटर्न माइनस सेल्स ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। उसमें ऐड करते हैं हम डायरेक्ट लेबर और एम्प्लॉय कॉस्ट, हमको जितना भी डायरेक्ट लेबर और एम्प्लॉय कॉस्ट लगा है प्रोडक्शन में हम उसको ऐड कर देते हैं, और उसमें ऐड करते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो हमारे पास क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। मैंने सिखाया था प्राइम कॉस्ट इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब मैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करूंगी तो मेरे पास कौन सा कॉस्ट आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। यस, समझा है यहाँ तक। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कहाँ से स्टार्ट होता है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का कॉलम होता है। इन पर्टिकुलर्स कॉलम सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, हमने कितना रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल माइनस स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो मेरे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। उसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर प्लस ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, प्राइम कॉस्ट। यस, फिर प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड और प्रोडक्शन ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस फैक्ट्री ओवरहेड या तो फिर वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को हम वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड, इनको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। यस, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, वर्किंग प्रोग्रेस। अगर कुछ गुड्स हमने मिडिल में छोड़ के रखे हैं तो वो हमारे लिए WIP हो गए। यस, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करेंगे बिकॉज इस ईयर में हम उसका प्रोडक्शन करने वाले हैं, हमने लास्ट ईयर में उसको छोड़ दिया था, वो हमारा क्लोजिंग WIP था, बट दिस ईयर में हम उसका प्रोडक्शन करने वाले हैं, सो वी विल ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
माइनस कर देंगे कुछ ऐसा भी WIP होगा जो इस साल हम प्रोडक्शन नहीं करने वाले हैं, तो उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यस, फिर हमारे पास आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर नेट वर्क कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट और नेट वर्क कॉस्ट में हम ऐड करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट प्लस करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आएगा, वेयरएज अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल में दिया हुआ है तो आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS के बाद ऐड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर वो जनरल वाले हैं। यस, फिर हम उसमें लेस कर देंगे सेल ऑफ स्क्रैप। अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है उसको स्क्रैप पे सेल किया, मतलब कुछ डिफेक्टिव पीस हो गया तो हमने स्क्रैप पे सेल कर दिया तो उसको लेस करेंगे। बट अगर मैंने सेल किया है स्क्रैप पे रॉ मटेरियल तो उसको किधर हमने लेस किया था, ऊपर, जब मैं डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट निकाल रही थी। यस, उसमें फिर हम ऐड करेंगे प्राइमरी पैकेजिंग। अभी प्राइमरी पैकेजिंग कंपलसरी होती है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर ऐड होती है। वेराज अगर हम उसके ऊपर कुछ सेकेंडरी पैकेजिंग कर रहे हैं तो वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में ऐड होता है। यस, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल ऑफ स्क्रैप को लेस करके ऐड करेंगे हम प्राइमरी पैकेजिंग, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। यस, क्यों हमने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बिकॉज ये गुड्स को हम इस ईयर में सेल करने वाले हैं। और क्यों लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बिकॉज ये फिनिश गुड्स हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ है, इस ईयर में हम उसको सेल नहीं किया है हमने, तो मुझे उसको लेस करना पड़ेगा। तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने भी गुड्स मैंने सेल किए हैं उसका कितना कॉस्ट होना चाहिए। यस, फिर उसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच इज जनरल, प्रोडक्शन वाले ऊपर ही आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। फिर उसमें मैं ऐड करूंगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड प्लस मार्केटिंग ओवरहेड, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हम लेस करेंगे सेल्स वैल्यू, जितना भी मैंने सेल करके पैसा कमाया है, ठीक है, उसको लेस कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट या फिर लॉस आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद समझा है सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, इजी कॉन्सेप्ट ही है। यस, अभी मैंने ऊपर जितने भी ABCD लिखा है उन सब के बारे में एक एक पॉइंट लिखा हुआ है इन डिटेल में यहाँ पे। यस, तो हम उसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक्चुअल रॉ मटेरियल जो हमने प्रोडक्शन में यूज़ किया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना रॉ मटेरियल हमने प्रोडक्शन में यूज़ किया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस परचेस रिटर्न माइनस सेल्स ऑफ रॉ मटेरियल जो मैंने स्क्रैप में सेल किया है माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो मेरे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। यस, फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है जो भी वेजेस हमने वर्कर को डायरेक्टली मेकिंग द प्रोडक्ट, अभी जो वर्कर डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बना रहा है उस वर्कर को जितना भी मैंने पेमेंट किया है वो आ जाएगा मेरा डायरेक्ट लेबर में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेट करते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको हम ऐड करेंगे। जब मैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। यस, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर अब क्या करेंगे, फिर हम उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी फैक्ट्री में एक्सपेंसेस लगे हैं विच इज इनडायरेक्टली,
उसको हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड में। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे तो वो तो प्राइम कॉस्ट में ही हमने ऐड कर दिया ना, और अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे विच इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री तो उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फिर हम उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, कुछ हाफ फिनिश गुड्स होगा एट द बिगनिंग ऑफ ईयर, उसको हम ऐड कर देंगे। वेरस कुछ हाफ फिनिश गुड्स होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम लेस कर देंगे, क्लोजिंग WIP को हम लेस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या तो फिर हम उसको वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। वर्क कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। फिर हम उसमें ऐड करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अभी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए जो भी हमको कॉस्ट लगता है। क्या ये कंपलसरी है प्रोडक्शन करने में, यस इट इज कंपलसरी फॉर डूइंग द प्रोडक्शन। क्वालिटी चेक करना होता है कि जो भी हमने प्रोडक्शन किया है वो सही क्वालिटी का है या नहीं है, तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को हम ऐड करेंगे। प्लस अगर हमने कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है इम्प्रूव करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, वो भी हम ऐड कर देंगे। प्लस हम उसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। अगर जनरल वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है तो वो COGS के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड होता है, यस। फिर हम उसमें ऐड करेंगे प्राइमरी पैकेजिंग, पैकेजिंग जो नेसेसरी है प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसमें हम लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, इनकम जो भी हमको आ रहा है स्क्रैप सेल करके या फिर बाय प्रोडक्ट सेल करके उसको हम लेस कर देंगे। वेरस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल किधर आता है, डायरेक्ट मटेरियल के इसमें से हम लेस करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी टोटल कॉस्ट लगा है मैन्युफैक्चर करने के लिए। फिर अब हम उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने भी मैंने गुड्स सोल्ड किया है उसका कितना कॉस्ट है, ठीक है। फिर अब हम उसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच इज जनरल, प्रोडक्शन वाले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही हमने ऊपर ऐड कर दिया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एक्सपेंसेस जो भी हम करते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और डिलीवर करने के लिए वो ऐड कर देंगे। मार्केटिंग ओवरहेड, प्रमोट करने के लिए हमारे प्रोडक्ट को जितना भी एक्सपेंसेस लगा है एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा वो हम ऐड कर देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, फिर हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हम लेस करेंगे सेल्स वैल्यू, जो भी हमने रेवेन्यू अर्न किया है माइनस सेल्स रिटर्न, तो आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन द सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कोई भी बिजनेस में हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बाय सेल्स, जितना भी मैंने सेल्स किया है माइनस कॉस्ट। हमने कॉस्ट शीट से कॉस्ट फाइंड आउट किया है और उसमें हम लेस कर देंगे सेल्स को, तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। यस, एनी डाउट्स, नो? लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। चलो रीड किया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल हमको जितना भी कॉस्ट लगेगा वो पूरा का डेटा हमको हमारे पास दिया गया है, ठीक है। रॉ मटेरियल 1,80,000 के हमको रॉ मटेरियल लगते हैं। डायरेक्ट वेजेस 90,000। रॉ मटेरियल क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस प्लस मशीनरी आर वर्क आवर्स में, मतलब हमने 10,000 आवर्स मशीनरी ने काम किया है, यस। और मशीन आर रेट कितना लगता है, ₹8। तो टोटल मशीन कॉस्ट कितना लगा होगा,
80,000, 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो 80,000 का हमारा लगा होगा मशीन आवर कॉस्ट। अभी मशीन आवर कॉस्ट क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा या तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा? इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, यस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और तो क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड है या फिर फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा? ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। यस फैक्ट्री ओवरहेड में कितना आएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 80,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिए हुए हमारे पास जनरल 35,000, ये जनरल है। यस तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा क्या? नहीं। जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। हमारे पास फिर सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है, पर यूनिट दिया हुआ है। अभी सेलिंग कॉस्ट जो है क्या वो यूनिट प्रोड्यूस पे कैलकुलेट करें या फिर यूनिट सोल्ड पे कैलकुलेट करेंगे? सेलिंग का मतलब जितनी यूनिट्स हमने सेल किया है। यस तो सेलिंग ओवरहेड जो लगता है वो लगता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो हमने कितनी यूनिट सोल्ड की है? हमने 3600 यूनिट सोल्ड की है, तो सेलिंग ओवरहेड आएगा हमारा 3600 मल्टीप्लाई बाय 5। यस यूनिट हमने प्रोड्यूस की है 4000, बट हमने यूनिट सोल्ड की है 3600। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 125। वी हैव टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबाव शोइंग। हमको कॉस्ट पर यूनिट भी कैलकुलेट करना है एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ कैलकुलेट करना है। यस करें क्वेश्चन सॉल्व। सॉल्यूशन कॉस्ट शीट बनाएंगे हम। पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट। चलो कॉस्ट शीट में सबसे पहला कॉस्ट कौन सा आता है? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है? 1,80,000। तो टोटल कॉस्ट में हम लिख देंगे 1,80,000। ना ये 1,80,000 जो टोटल कॉस्ट लगा है ये कितने यूनिट्स के लिए लगा है? हमने यूनिट तो प्रोड्यूस की है 4000, बाय यूनिट सोल्ड कितनी की है? 3600। तो 1,80,000 जो मेरा कॉस्ट लगा है वो टोटल 4000 यूनिट्स के लिए लगा है। यस तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 1,80,000 डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस विच इज 4000, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट आएगा 45। और ये 45 कैसे कैलकुलेट किया मैंने? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4000। यस क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल तो पूरे के पूरे यूनिट्स पे लगे होंगे ना, जितना भी तुमने प्रोड्यूस किया है। तुमने सेल किया है नहीं किया वो तो सेकेंडरी आ गया, बट जितनी भी तुमने यूनिट्स प्रोड्यूस किया उसके लिए ही टोटल डायरेक्ट मटेरियल लगा होगा। यस चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 90,000 टोटल। टोटल 90,000 का कॉस्ट दिया हुआ है, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? कॉस्ट पर यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे 90,000 डिवाइडेड बाय 4000, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस भी जितनी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की है टोटल यूनिट्स उस पे ही लगा होगा। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 4000, तो कॉस्ट पर यूनिट आएगा मेरा 22.5। यस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ही नहीं तो हम लिखेंगे ही नहीं। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस क्या आएगा हमारा? प्राइम कॉस्ट। करो टोटल 45 प्लस 22.5 67.5
एंड टोटल कॉस्ट 1,80,000 प्लस 90,000 2,70,000। फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर रेट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो टोटल कॉस्ट तो मेरा आएगा 80,000 एंड कॉस्ट पर यूनिट आएगा 80,000 डिवाइडेड बाय 4,000 विच इज 20। यस, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हमारे पास क्या आता है, कॉस्ट शीट में आ जाओ। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हम ऐड करते हैं प्राइम कॉस्ट में, हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमारे पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। फिर अब हम उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग WIP। क्या हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग WIP है क्या? नहीं। क्लोजिंग WIP है क्या? नहीं। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी सेम ही हो जाएगा। प्लस करते हैं हम उसमें क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्या हमारे क्वेश्चन में क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है? नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है क्या? नहीं है। ऐड करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन है क्या? नहीं। जनरल वाले हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले नहीं है। लेस करेंगे, स्क्रैप भी नहीं है, पैकेजिंग भी नहीं है, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितना आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? तो कॉस्ट पर यूनिट आएगा हमारा 67.5 plus 20 which should be equals to 87.5 and total cost आएगा 2,70,000 plus 80,000 2,70,000 plus 80,000 3,50,000। यस, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यस ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है क्या हमारे पास? नहीं दिया हुआ है, बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? मैम कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? अगर हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमने प्रोड्यूस किया है 4,000 और हमने सेल किया है 3,600, तो 400 यूनिट्स जो है वो हमारे स्टॉक में पड़ी रहेगी क्लोजिंग में। समझा? तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो नहीं है, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे बताया मैंने, हमने टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस की है 4,000 और उसमें से हमने 3,600 यूनिट्स सोल्ड कर दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास कितने यूनिट्स बची है, 400 यूनिट्स पेंडिंग है। ये यूनिट सेट। अभी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 400 यूनिट्स का पर यूनिट कॉस्ट कितना लगा होगा प्रोडक्शन में, ऊपर हमने कैलकुलेट किया था ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 87.5। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे कैलकुलेट होगा, 87.5 पर यूनिट, तो टोटल कितना आएगा 87.5 मल्टीप्लाई बाय 400 विच शुड बी इक्वल्स टू 35,000। यस, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,50,000 minus 35,000 3,15,000 3,15,000 पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3,15,000 कितनी यूनिट्स हमने सोल्ड की है,
3600, 87.5 ही आएगा। यस, अभी हमको प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। शिफ्ट कर देती हूँ। चल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम ऐड करते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, विच इज जनरल। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल 35,000, टोटल 35,000 है। बट पर यूनिट कितना कैलकुलेट होगा, क्या हम 4,000 यूनिट्स ही करेंगे क्या, नहीं, अभी हमने यूनिट्स कितनी सोल्ड की है, 3,600 यूनिट सोल्ड की है। यस, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है ये कि जितनी हमने यूनिट सोल्ड की है उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 3,500 कितना आएगा कॉस्ट, 35,000 डिवाइडेड बाय 3,500 तो आएगा मेरा 3,500 नहीं है, 3,600 है। सिंपल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जितना भी मैंने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया वो मैंने कैलकुलेट किया जितनी भी मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस की है। अभी मैंने जितनी यूनिट सोल्ड की है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद मुझे अगर कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो जितनी मैंने यूनिट सोल्ड की है विच इज़ 3,600 उसके बेसिस पे मुझे कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 35,000 टोटल कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, डिवाइड करूंगी मैं उसमें 3,600 तो आ जाएगा मेरा 9.72। यस, 9.72 कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 35,000 डिवाइडेड बाय 3,600। फिर हम उसमें ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड। कितना दिया हुआ है हमारे पास सेलिंग ओवरहेड, 5 और कितनी यूनिट्स मैंने सोल्ड की है, तो कॉस्ट पर यूनिट तो 5 आ जाएगा, यूनिट्स मैंने सोल्ड किए 3,600 मल्टीप्लाई बाय 5, 3,600 मल्टीप्लाई बाय 5 तो मेरा सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा 18,000। यस, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा 35,000 प्लस 18,000, 53,000, 53,000 और कॉस्ट पर यूनिट 87.5, ऐड करेंगे 9.72, ऐड करेंगे 5 तो 102.22। सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कितना कैलकुलेट किया आपने, 3,15,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच इज़ जनरल 35,000, ऐड करेंगे हम सेलिंग ओवरहेड 18,000 तो आएगा 3,68,000, 3,68,000 में हम डिवाइड करेंगे 3,600 तो कॉस्ट पर यूनिट आएगा 102.22। यस, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया हमारा उसमें हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे हम, सेल्स रेवेन्यू।
सेल्स रेवेन्यू आएगा मेरा 125 मल्टीप्लाई बाय 3600 यूनिट्स मैंने सोल्ड किया, तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 125, 3600 मल्टीप्लाई बाय 125, तो मेरा सेल्स रेवेन्यू आएगा 4,50,000। तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 4,50,000 माइनस 3,68,000, 82,000, 82,000 आ गया मेरा प्रॉफिट। और कॉस्ट पर यूनिट आ गया मेरा, टोटल कॉस्ट पर यूनिट 102.22। क्वेश्चन में यही पूछा था, कॉस्ट पर यूनिट विच इज 102.22 एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ 82,000। राइट डाउन सॉल्यूशन। डन। चल अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल्स क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। रॉ मटेरियल दिया हुआ है हमारे पास, ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है, क्लोजिंग, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फ्रेड इनवर्ट दिया हुआ है, अभी फ्रेड इनवर्ट जो है ये रॉ मटेरियल के लिए ही होगा। यस तो जब भी हमको रॉ मटेरियल के लिए कुछ एक्सपेंडिचर लगता है, जब हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं तभी हमको उसको ऐड करना पड़ता है। तो फ्रेड इनवर्ट जो है वो हम ऐड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल के इसमें। यस तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस फ्रेड इनवर्ट माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। फिर हमारे पास दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेस पेड। हमने डायरेक्ट वेजेस पे किया है 12,56,000। उसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस विच इज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब डायरेक्ट वेजेस पेड करने हैं हमको बट हमने पे नहीं किया है। यस मतलब आउटस्टैंडिंग हो गए हैं, हमने वहाँ की सर्विसेज ले ली है, अभी हमको पेमेंट करनी है बट हमने पेमेंट नहीं की है। तो क्या ये डायरेक्ट वेजेस हमारे प्रोडक्शन में यूज हुए हैं क्या, यस डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्शन में तो यूज हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट वेजेस पेड प्लस जो भी मेरे डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग है इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड पर। फैक्ट्री ओवरहेड के पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। क्या हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं क्या, पढ़ते हैं। ठीक है ये हो गया हमारा डायरेक्ट मटेरियल, ये दोनों हो गए मेरे डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है। फिर मेरे पास WIP एंड क्लोजिंग WIP दिया हुआ है। ओपनिंग WIP को हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग WIP को हम लेस कर देंगे। फिर हमारे पास दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले हम इसको ऐड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद हम इसको ऐड करेंगे। फिनिश स्टॉक दिया हुआ है 1320 यूनिट्स का ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है 1,320 यूनिट्स और उसका कॉस्ट दिया हुआ है हमारे पास 6,08,500। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, जब मैंने मटेरियल को स्क्रैप किया है तो ये किधर लेस होगा, ये लेस होगा डायरेक्ट मटेरियल के इसमें ही। द फर्म प्रोड्यूस, फर्म ने प्रोड्यूस किया 14,350 यूनिट्स ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू किया जाता है एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स का जो
ईयर एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही। फर्म ने कितनी यूनिट सोल्ड की है, 14,930 यूनिट्स को सोल्ड किया है एट द प्राइस ऑफ 579 पर यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रिपेयर करना है हमको कॉस्ट शीट। चलो कॉस्ट शीट बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। यस, पहले हम कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम हम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,28,000 2,28,000। उसमें हम ऐड करेंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 43,50,000। ऐड करेंगे हम परचेस ऑफ रॉ मटेरियल 43,50,000। उसमें हम ऐड करेंगे जो भी फ्रेड इनवर्ड लगा है, मतलब परचेस एक्सपेंडिचर लगा है, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगे उसको भी ऐड करना पड़ेगा। फ्रेड इनवर्ड 1,20,000। यस, हमारे पास सेल ऑफ स्क्रैप भी है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल विच इज 7,000, तो इसको हम लेस कर देंगे। सेवन थाउजेंड लेस कर देंगे। फिर हम इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 3,05,000। चलिए कैलकुलेट करो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा। टू लैख 28,000 प्लस 43,50,000 प्लस 1,20,000 माइनस 7,000 माइनस 3,05,000, 43,86,000। यस, उसमें हम ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस which is paid plus which is outstanding, which is paid 12,56,000 plus which is outstanding 1,50,000।
direct wages which is paid 12,56,000 plus which is outstanding 1,50,000। तो टोटल डायरेक्ट वेजेस आएंगे हमारे पास 14,06,000। यस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या हमारे पास? नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल्स टू 43,86,000 प्लस 14,06,000 कितना आएगा? 57,92,000। यस, कोई डाउट? फिर अब हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या फैक्ट्री कॉस्ट? यस, दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब जितना मेरा प्राइम कॉस्ट लगा है उसका 20%। तो 20% ऑफ 57,92,000। 57,92,000 का 20% कितना आएगा? 11,58,400। 11,58,400। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग WIP। क्या क्वेश्चन में ओपनिंग WIP दी हुई है? यस, 1,92,500। 1,92,500। इसमें हम लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। कितना दिया हुआ है क्लोजिंग WIP? 1,40,700। 1,40,700। 1,92,500 माइनस 1,40,700 कितना आएगा? 51,800। मेरा फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड लिख देना, क्योंकि दो बार फैक्ट्री कॉस्ट हम नहीं लिख सकते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा हमारा? फैक्ट्री कॉस्ट आएगा 70,02,200। यस, उसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे हम? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन? 1,73,000। तो 1,73,000 को ऐड कर देंगे। यस, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Cost of production will be equals to factory cost 70,02,200 plus 1,73,000 71,75,200। उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास दिया हुआ है 1,320 यूनिट्स और उसका कॉस्ट भी दिया हुआ है 6,08,000।
इनर कॉलम में लिख देंगे हम 6,08,500। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हुआ है हमारे पास, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स की यूनिट्स दी हुई है 1320, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस हमने प्रोडक्शन किया होगा, कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है हमने 14,350, उसमें हम लेस करेंगे फर्म ने जितनी यूनिट सोल्ड कर दी है 14,903, तो 767 यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई है। कितनी यूनिट्स? 767 यूनिट्स। 767 यूनिट्स हमारे पास पड़ी हुई है। यस, क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ गया था कि जो फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का जब हम स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो वो वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी हमने कैलकुलेट किया 71,75,200, तो 71,75,200 कितने यूनिट्स के लिए है? हमने टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं? हमने टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस किए हैं वो किए हैं 14,350, तो डिवाइड करेंगे हम 14,350 यूनिट्स और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 767। यस, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा 3,83,500। 6,08,500 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, उसमें हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो कितना आएगा? 2,25,000। और जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? 74 लाख। यस, उसमें फिर अब ऐड करेंगे, हमारे पास कौन सी कॉस्ट दी हुई है? लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस विच इज 16 पर यूनिट, तो जितनी यूनिट्स हमने सोल्ड की होगी 14,903, उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगी 16, तो आ जाएगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? 14,903 मल्टीप्लाई बाय 16, 2,38,448, तो आएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा मेरा 76,38,648, उसमें हम लेस करेंगे सेल्स की वैल्यू। सेल्स कितना है हमारा? हमने गुड्स सोल्ड किया है 579 में, तो 579 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट सोल्ड किया? 14,903, तो सेल्स आएगा मेरा 14,903 मल्टीप्लाई बाय 579 विच इज इक्वल्स टू 86,28,837, तो 86,28,837 माइनस टोटल कॉस्ट 76,38,648 को हम लेस करेंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा? 9,90,189। यस,
किसी को कोई भी डाउट? नहीं, इजी है। यस, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।